Hello दोस्तों. Hope you are doing well. You are enjoying life with doing studies, particularly focusing on the ADA exam. And UGC NET का एग्ज़ाम हो चुका है and you are also preparing for the judiciaries डिफरेंट स्टेट्स. तो मुद्दे पे आते हैं. आज हम बात करेंगे हिंदू लॉ की. ठीक है, हिंदू लॉ का हम क्विकली ट्राई करेंगे रिवीजन करने की. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट हिंदू लॉ. ठीक है, हिंदू लॉ का जो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड है. हिंदू मैरिज एक्ट है. ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट है विच इज़ डील विद द मैरिज रिलेटेड इश्यूज से. ठीक है, एक हिंदू लॉ जो है एक पर्सनल लॉ है. ठीक है, ज़रूरी होता है कि बैकग्राउंड क्या है इस पर्टिकुलर लॉ का पीछे का. जैसे अगर हम हिंदू लॉ की आज बात कर रहे हैं तो वी मस्ट नो अबाउट कि वाई वी नीड इट. ठीक है, पर्सनल लॉ है. मैं एक्सपेक्ट नहीं करती और ये मान के चलती हूँ कि सब लोग एक जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबके लिए एक बेसिक टच दे के मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी. ये मैं एज्यूम नहीं करूँगी कि सारे लोग सो कॉल्ड एक बहुत अच्छे लॉ बैकग्राउंड से हैं. जिनकी पकड़ होगी तो उनको तो ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लेक्चर्स देखने की. ठीक है, लेकिन मेरे उन लोगों के लिए है कि जो फर्स्ट लर्नर है, जिनके घर में कोई बैकग्राउंड नहीं है और अभी भी स्टार्ट किया है, तो इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल लेक्चर फॉर देम. ठीक है, हिंदू लॉ बेसिकली 4 पार्ट्स में है. एक बात करता है मैरिज की, जो विवाह शादियों की बात करता है. फिर दूसरा बात करता है सक्सेशन की, कि जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसका डिवीज़न कैसे होगा, कैसे कैसे हीयर्स आएंगे, उसका सक्सेशन किस तरीके से होगा. ठीक है, फिर बात आती है गार्डियनशिप की. ठीक है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप आती है. फिर उसके बाद आता है कि जो मेंटेनेंस है. ठीक है, मेंटेनेंस कैसे होगा वो बात करता है कि कौन कौन मेंटेनेंस के लिए हकदार होंगे, डिपेंडेंट कौन है, या फिर वाइफ कैसे कर सकती है, अनमैरिड डॉटर है वो कैसे कर सकती है. तो इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे. और ज़रूरत पड़ी कि इस लेक्चर में अगर मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई तो आई विल टेक अनदर लेक्चर. ठीक है, इसी सीरीज़ में हम एक दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं बात करूँगी. हालांकि मैं यहाँ पे पीपीटी के थ्रू बिल्कुल जाने वाली नहीं हूँ. सिर्फ सुनना पड़ेगा आपको, कान लगा के सुन लीजिएगा तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. और मैं रिपीट करने की कोशिश करूँगी लेक्चर्स में, बीच बीच जो इम्पोर्टेंट टर्म्स दूँगी मैं. ठीक है, जो मिताक्षर स्कूल है और दया भागा स्कूल है. जैसे आपको पता है कि जो हिंदू लॉ है वो 2 सेक्ट में डिवाइड है. ठीक है, मिताक्षरा और ब्रॉड वे में मिताक्षरा और दया भागा. ठीक है, मिताक्षरा आप नोट कर सकते हैं. मिताक्षरा जो है विजनेश्वरा ने, जो एक रिनाउंड ऑथर रहे हैं, उन्होंने लिखा है. और दया भागा के जो राइटर है वो जिमूता वाहना है. ठीक है, जिमूता वाहना है. ठीक है, फर्स्ट जो है हिंदू लॉ मैरिज की बात करेंगे जो 1955 का है. इसके अंदर जो हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट ये है कि हिंदू जो है, फर्स्ट इसकी डेट इम्पोर्टेंट है कि कब एनफोर्समेंट में आया था. ठीक है, ये है 18 मई 1955 को एनफोर्समेंट में आया था. 18 मई 1955 जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो 18 मई 1955 को एनफोर्समेंट में आया था. ठीक है, एनफोर्समेंट की डेट और जो एनेक्टमेंट की डेट हालांकि डिफरेंट रहती है, पर इस एक्ट की दोनों जो है एनफोर्समेंट डेट 18 मई और 1955 ही है. ठीक है, और इसका जो प्रिलिमिनरी है, जो शोर्ट टाइटल एक्सटेंट है, ये हिंदू पे ही अप्लाई होता है. ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर तक भी फैला हुआ है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जो 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरे भारत भर में एप्लीकेबल है, जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होना चाहिए. ठीक, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, डोमिसाइल टेरिटरी टू विच दिस एक्सटेंड आउटसाइड टेरिटरी. ठीक है, ये हो गया कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड क्या है. फिर जो सेक्शन 2 बात करता है वो बात करता है कि स्पेसिफिकली बात इसमें ये दी गया है कि हिंदूज़ कौन है. ठीक है,
और किन किन लोगों को आप हिंदू कंसिडर करोगे फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि ये भ्रम रहता है कि हिंदू में जैन, बुद्धिस्ट और ये सब लोग भी आते हैं, पर दे हैव अ डिफरेंट सेक्ट, ठीक है, डिफरेंट सेक्ट है, बट फॉर, क्योंकि इसका बेसिक फंडा ये है कि बहुत बड़े डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स हो गए हिंदू के, जो हिंदू के अलावा भी हैं, तो हर किसी का पर्सनल लॉ होगा, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्टी टू डील विद ईच एंड एवरी अदर सेक्ट फॉर देयर ऑन प्रोविजंस। तो उनको यूनिफॉर्म करने के लिए इट इज़ अ पार्टली यूनिफॉर्म एक्ट टू डील विद द हिंदू। एक अम्ब्रेला टर्म में हिंदू के एक अम्ब्रेला टर्म है, और उसके अंदर हम किन किन लोगों को हिंदू की डेफिनेशन में लेकर आए हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। ये फंडा क्लियर हुआ। टू एनी पर्सन हु इज़ हिंदू बाय रिलीजन, जो धर्म के अनुसार रिलीजन है, इन एनी ऑफ द फॉर्म और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द वृषायवा, लिंगायता और फॉलोवर ऑफ द ब्रह्मा प्रार्थना और आर्य समाज, ठीक है। ब्रह्मा प्रार्थना और आर्य समाज को फॉलो करने वाले हैं वो लोग हिंदू कंसिडर किए जाएंगे। टू एनी पर्सन हु इज़ अ बुद्धिस्ट, ठीक है, जो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है बाय रिलीजन, ठीक है, धर्म के अनुसार जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख है वो लोग भी हिंदू में आएंगे। ब्रह्मो प्रार्थना आर्य समाज वाले भी उसमें हिंदू में कंसिडर होंगे। फिर थर्ड क्लोज बोलता है टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड हु इज़ नॉट ए मुस्लिम, ठीक है। और किन पे ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली उनका एक अलग ही सेक्ट हो गया ना, क्योंकि ये जो बात बताई है हमने ब्रह्मो प्रार्थना आर्य समाज, ये कहीं ना कहीं एक भारत में रहते रहते ही इस ओरिजिनली भारत में ही पनपे हैं, ग्रो हुआ है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे हैं, जैसे हमें पता चलता है अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि मुस्लिम का इन्वेडर्स हुआ था, क्रिश्चियनिटी कहाँ से आई, जब बाहर से ये लोग आए, अंग्रेज़ लोग आए, ठीक है, ये अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेकर आए, पारसी जब आए ईरान से, फिर जय वैसे ऐसे धीरे धीरे सब लोग अदर रीजन से मतलब कि आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया से इंडिया में प्रवेश किए थे, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है कि इन लोगों पर ये हिंदू की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ये है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैव बाय रिलीजन, अनलेस इट इज़ प्रोवाइडेड दैट any such persons would not have been governed by the Hindu law or by any customary usage as a part of that law in respect of the matter dealt with therein of this act has not been passed, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स बाय रिलीजन्स एज दे मे बी, ठीक है। कौन कौन से पर्सन जो हिंदू पर्सनस आर हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से देखेंगे कि एक बच्चा है लेजिटिमेट है या इलिजिमेट है, या बोथ ऑफ व्हिच पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, ठीक है। जिनके बच्चा है उनके माँ बाप लेजिटिमेट है या इलिजिमेट, क्योंकि ये बच्चे के सेंस में यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो डेफिनेशन हो गई ऊपर वाली जो टू क्लोज 1 का जो ABC है उसके अंदर तो स्पेसिफिकली बता दिया कि ब्रह्मो प्रार्थना आर्य समाज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख होंगे, और जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, पारसी है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बताया कि अगर बच्चे के सेंस में हम बात कर रहे हैं तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड में कि दोनों के बच्चों मतलब दोनों बच्चे के जो पेरेंट्स हैं अगर वो बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हिंदू माना जाएगा। फिर है सेकंड, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट इलेजिटिमेट वन ऑफ व्हिच पेरेंट्स इज़ ए हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एंड who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parents belong or belongs, ठीक है। दोनों में से किसी एक का भी पेरेंट्स का है जो अपब्रिंगिंग वगैरह कुछ भी होती है तो उसी के तरीके से उसको उसी का रिलीजन उस पर माना जाएगा। एनी पर्सन हु इज कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, अगर किसी भी उस चाइल्ड है उसके पेरेंट्स अगर कन्वर्ट हुए, रिकन्वर्ट टू हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म में कन्वर्ट हुए या जैन में, तो उस तरीके से उसको डील होगा। फिर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ठीक है। जो ये एक्ट है जो ट्राइब पॉपुलेशन है, ट्राइब शेड्यूल ट्राइब्स है उनके ऊपर गवर्न नहीं होता, जो आर्टिकल 366 क्लोज 25 में दिया गया है। अगर होगा भी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से होगा, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गस्टी
otherwise direct, ठीक है। expressions Hindu in any portion of this act shall be construed as if it includes a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act apply by virtue of the provisions contained in this section, ठीक है। ये हो गया हमारा हिंदू की डेफिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसका सेक्शन 3 है, वो एक डेफिनेशन क्लोज है। सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का जो है डेफिनेशन क्लोज है। तो डेफिनेशन क्लोज में हम किन किन बातों को कवर करेंगे। एक आपने सुना होगा कस्टम, बाय कस्टम हम ये फॉलो करते हैं, और यूसेज, ठीक है। फर्स्ट जो है 3 का ए है जो है वो कस्टम और यूसेज की बात करता है। कस्टम क्या होगा, सिग्निफाई एनी रूल, ठीक है, जो एक ऐसे रूल को सिग्निफाई करना मतलब कम्युनिकेट करना, विच हैविंग बीन कंटिन्यूसली। कस्टम का जो असेंशियल फीचर्स वी कैन से दैट कि यहाँ पे फीचर भी कवर हो रही है इस डेफिनेशन में। एक तो होना चाहिए कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम, हैज़ ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ अमंग हिंदू इन एनी लोकल एरिया, ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली, ठीक है। वहाँ पे जो ऑब्जर्व करना चाहिए एक लंबे समय तक, ठीक है। और फोर्स भी जो है वो लोकल लॉ है, जो फोर्स में तभी आएगा ना जब वहाँ के लोग भी उसको फॉलो करते हैं। फिर प्रोवाइडेड दैट द रूल इज़ सर्टन, ठीक है, सर्टन होना चाहिए, नॉट अनरीजनेबल, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, और पब्लिक पॉलिसी के जो अगेंस्ट में भी नहीं होना चाहिए। फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन एनी केस ऑफ रूल applicable only to our family, it has not been discontinued by the family, ठीक है। डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली, यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को ही देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। फिर है 3, सेक्शन 3 का जो सी है वो बात करता है फुल ब्लड और हाफ ब्लड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फुल ब्लड किसे कहते हैं, हाफ ब्लड किसे कहते हैं। जब दो लोग 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर्स, जब दो लोगों को दो व्यक्तियों को हम एक दूसरे के रिलेटिव तब मानते हैं जब बाय फुल ब्लड की सेंस में, व्हेन दे आर डिसेंडेंट, ठीक है, डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर जो होता है जो हमारे फादर हो गए, मदर हो गए, या फिर उनके भी फादर मदर हो गए, ठीक है, वो पीढ़ी जब ऊपर से ट्रेस करते हैं तो उनको बोलते हैं हम एंसेस्टर। और जो नीचे की जो पीढ़ी होती हैं जैसे हमसे काउंट करेंगे तो वी आर डिसेंडेंट टू आवर फोर फादर्स, ठीक है, डिसेंडेंट होंगे। ऐसे डिसेंडेंट और असेंडेंट की टर्म, होप यू गेट इट। फिर जो कैसे होगा हाफ ब्लड और फुल ब्लड में, अगर दो व्यक्ति आपस में ब्लड रिलेटिव हैं, अगर व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, एंसेस्टर हो गया मेल के सेंस में यानी कि फादर, बाय द सेम वाइफ एंड बाय द सेम वाइफ, ठीक है, दोनों के दोनों अगर एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर है बाय द सेम वाइफ, एक ही माँ है और कॉमन एंसेस्टर से दोनों का जो माता पिता, जो दोनों भाइयों का एक माता पिता है तो वो फुल ब्लड होंगे। एंड हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि पापा एक है बट मदर डिफरेंट है तो वहाँ पे हाफ ब्लड होगी, ठीक है, हाफ ब्लड की बात होगी। जैसे स्टेप सिस्टर नहीं बोलते, स्टेप सिस्टर में क्या होता है, मदर्स डिफरेंट रहती है, फादर्स कॉमन रहते हैं, कॉमन है, तो इस सेंस में फुल ब्लड और हाफ ब्लड हो गया। फिर यूट्राइन ब्लड की डेफिनेशन दी गई है 3 के डी में, सेक्शन 3 क्लोज डी में दी गया है यूट्राइन ब्लड व्हेन जो मदर जो है वो कॉमन है बट फादर जो डिफरेंट रहेंगे उसको बोलते हैं यूट्राइन ब्लड, ठीक है। ई में जो दिया गया है वो प्रिस्क्राइब्ड बाय द दिस एक्ट है, इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आती है डेफिनेशन वो है सेक्शन 3 क्लोज एफ। स्पिंडा रिलेशन की बात करते हैं। स्पिंडा रिलेशन में भी नियर रिलेशन की बात करते हैं, जैसे कि इसमें बात की है फादर्स की तरफ से हम 5 जनरेशन को ट्रेस करते हैं और मदर की साइड से हम 3 जनरेशन को ट्रेस करते हैं, ये स्पिंडा रिलेशन हो गया। स्पिंडा रिलेशन से लीनियर असेंडेंट्स ऑफ द अदर विद इन द लिमिट ऑफ द स्पिंडा रिलेशनशिप, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो सेक्शन 3 क्लोज जी है वो है बात करता है प्रोहिबिटेड रिलेशन की, जो स्पिंडा से वाइडर टर्म है, ठीक है। इसमें कॉन्सिग्यूनिटी का जो होता है एफिनिटी और फोस्टरेज तो होता है थ्रू रिलेशनशिप थ्रू द मिल्क, ठीक है, और कॉन्सिग्यूनिटी होती है थ्रू ब्लड रिलेशन, ठीक है, एफिनिटी होती है थ्रू मैरिज, ठीक है, कॉन्सिग्यूनिटी, एफिनिटी और फोस्टरेज, ठीक है। अगर जो इन सब रिलेशन में फॉल करता है वो प्रोहिबिटेड डिग्री में कवर हो जाता है, और प्रोहिबिटेड डिग्री के जो को वॉयलेट करता है उसकी पनिशमेंट दी गई है इसी एक्ट में, जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 18 क्लोज बी है,
ठीक है। जो बी है क्लोज उसमें इसकी पनिशमेंट देगी है। ठीक है, अब बात करते हैं ओवर राइडिंग इफेक्ट। सेक्शन 4 क्या बात करता है? ओवर राइडिंग इफेक्ट बात करता है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। ठीक है, जो इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है उसको वही ही ओवर विल मतलब कि प्रिवेल रहेगा। Any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage is a part of the law enforced immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to the any matter which provision is made in this act। ठीक है, जो पहले की चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, जो ये कानून के तहत जो नई चीज़ें आई है वो इम्प्लीमेंट रहेगी। Any other law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect insofar as it is inconsistent with any provisions contained in this act। ठीक है, अगर कोई भी पहले की चीज़ें हैं मतलब बैलेंस एक अप्रोच है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स नहीं है आर्टिकल 13 में और उसके अंदर सीवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, तो वही चीज़ इसके अंदर भी है। अगर कोई इनकन्सिस्टेंट चीज़ होगी जो इस एक्ट से बनने से पहले और हम एज ए कस्टम उसको यूज करते रहे या फिर प्रैक्टिस में थी, तो अगर इस एक्ट के कंट्ररी है इनकन्सिस्टेंट टू एनी प्रोविजन कंटेनिंग दिस एक्ट, तो वो चीज़ें बंद हो जाएगी। ठीक है, वहीं से ख़त्म हो जाएगी। फिर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट का जो है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है किस चीज़ की बात करता है? ये बात करता है अभी देखते हैं। सेक्शन जो 5 है बात कर रहा है, ये रहा सेक्शन 5। ये बात करता है कंडीशन ऑफ ए हिंदू मैरिज। ठीक है, कंडीशन ऑफ ए हिंदू मैरिज की बात करता है। इसमें कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है हिंदू मैरिज के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर जो कंडीशन हम देख सकते हैं वो है स्पाउस का, जो है कि नीदर पार्टी है जस्ट स्पाउस लिविंग। ठीक है, स्पाउस नहीं होना चाहिए जिंदा उस टाइम के लिए। ठीक है, लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। फिर सेकंड क्लोज के अंदर बात करते हैं नीदर पार्टी एट द टाइम ऑफ द पार्टी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज के समय अगर क्या होगी, इनकेपेबल टू गिव ए वैलिड कंसेंट। ठीक है, वैलिड कंसेंट की बात करते हैं। वैलिड कंसेंट लेना भी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, वैलिड कंसेंट अगर वैलिड कंसेंट ना दे पाए इन कंसिक्वेंसेस ऑफ कंसेंट, किस बात के कारण? अनसाउंड माइंड है इस कारण से। ठीक है, अनसाउंड माइंड होने के कारण से अगर वैलिड कंसेंट ना दे पाए। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई। फिर सेकंड जो कंडीशन है आगे बात करें, जो फिर कंडीशन आगे नेक्स्ट वाली कंडीशन जो है वो है कि अगर कैपेबल ऑफ गिविंग, अगर कैपेबल भी है। ठीक है, कैपेबल भी है कंसेंट देने में कैपेबल है, बट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, सफ़र है किससे? मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र है। ठीक है, सच एन एक्सटेंड टू एज अनफिट टू मैरिज एंड प्रोक्रेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, दो चीज़ों के लिए, एक तो प्रिक्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, या तो ना तो वो उसको देख सकते हैं क्या बोलते हैं प्रोक्रेशन ऑफ चिल्ड्रन, ना तो बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम हैं। ठीक है, तो उन कंडीशन में फिर है थर्ड, इसमें बोलते हैं अगर रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, जैसे दौरे पड़ने की बीमारी है, रिकरेंट अटैक। ठीक है, रिकरेंट अटैक आते हैं, तो उन कंडीशन में भी जो ये रहता है व्यक्ति मैरिज करने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन है। जो थर्ड क्लोज है इसका सेक्शन 5 का थर्ड क्लोज बात करता है जो चाइल्ड मैरिज का, आपने सुना होगा चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में, 1986 का जो एक्ट है। ठीक है, इसमें बात की है चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसमें बात है कि ब्राइड ग्रूम है उसका जो एज है 21 होना चाहिए और ब्राइड का एज 18 ईयर्स होना चाहिए, उससे अबव होना चाहिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये उनका एज के बारे में बता दिया गया है। फिर जो फोर्थ क्लोज है सेक्शन 5 का वो बताता है कि प्रोहिबिटेड रिलेशन नहीं होना चाहिए। जो हमने 3 का जी में देख के आए हैं वो बात करता है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन की। ठीक है, प्रोहिबिटेड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। अगर कस्टम और यूसेज अलाउ कर देता है तो मैरिज हो सकती है और वो वैलिड मानी जाएगी। फिर फिफ्थ जो क्लोज बात करता है वो स्पिंडा की बात करता है, जो कि हम सेक्शन 3 के
एफ़ में देख के आए हैं पीछे की तरफ, एफ़ में देख के आए हैं पीछे स्पिंडर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर वो कस्टम अलाउ कर देता है तो भाई गुड है, चलता रहेगा। फिर बात हम करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे इसकी सेक्शन 7 की। ठीक है, सेक्शन 6 तो रिपील हो चुका है जिसके अंदर कंसेंट रिक्वायर होती थी। सेक्शन 6 तो गार्डियन की पहले, क्योंकि क्या रहता था, गार्डियन से कंसेंट लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो अभी ये सेक्शन रिपील हो चुका है, कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज जब आई गई है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज से पहले ही गार्डियन के थ्रू मैरिज हो सकती थी ना, अभी तो मेजर होगा तो देयर इज़ नो नीड टू टेकन द कंसेंट ऑफ द गार्डियन। फिर सेक्शन 7 बात करता है सेरेमनी ऑफ ए हिंदू मैरिज। लेट्स कंटिन्यू। सेक्शन 7 बात करता है सेरेमनी फॉर हिंदू मैरिज। ठीक है, सेरेमनीज क्या है, अगर सेरेमनीज नहीं है, ठीक है, हिंदू मैरिज की सबसे बड़ी पिकुलियर सिचुएशन क्या है और एसेंशियल फीचर क्या है, सेरेमनी पे इसने बहुत एम्फोसाइज किया। अगर सेरेमनी मिसिंग है तो इन द आइज़ ऑफ लॉ मैरिज कंसिडर नहीं मानी जाती। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ एग्जैक्ट प्रूफ की तो बात नहीं करते, पर सेरेमनी का होना इट्स अ वेरी वेरी मैंडेटरी थिंग। सेक्शन 7 इसी पे बात करता है सेरेमनी फॉर अ हिंदू मैरिज। ठीक है, हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी। ठीक है, बस सेरेमनी होनी चाहिए जो कि दोनों व्यक्ति है, एक हिंदू है, एक क्या है, बुद्धिस्ट है। ठीक है, तो दोनों में से या तो हिंदू रिचुअल से या फिर बुद्धिस्ट रिचुअल से दोनों की सेरेमनीज होनी चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी है। फिर जो सेकंड क्लोज है सेक्शन 7 का 2 क्लोज है, वो बात करता है नेचर ऑफ जो विच इज़ द नेचर ऑफ इलस्ट्रेटिव। ठीक है, वो बात करता है कि शपथपति की बात करता है कि 7 स्टेप टेकन बिफोर द जो फायर रहता है, सेक्रेड फायर रहता है, तो मैरिज कंप्लीट उसी के साथ होगी विद द 7 स्टेप इज टेकन। ठीक है, साथ में जो फेरा है उसी के साथ मैरिज को कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, वो तो आनंद कारज मैरिज जैसा सिक्का है, वो 4 लावा रहते हैं, वो 4 फेरा रहते हैं उसमें, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की जब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की। ठीक है, सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ द हिंदू मैरिज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रोवाइडिंग दैट द पार्टी टू। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि भाई मैरिज को रजिस्टर करने की ज़रूरत है। और मैरिज को रजिस्टर करने की ज़रूरत हमें क्यों महसूस होती है, क्योंकि केस जो है मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे अपराध ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लैकिंग ऑफ द प्रूफ के नॉट एडिक्वेटिंग प्रूफ और द लैकिंग ऑफ द प्रूफ की वजह से केस रजिस्टर नहीं हो पाते। और जो कन्विक्ट होता है जैसे कि ये एनआरआई रहते हैं, मैरिज करके विक्टिम बना दिया जाता है डोरी के चक्कर में, और उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट मैरिज रजिस्टर करना लेकर आया है। ठीक है, फिर इस तरीके से मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट मैरिज रजिस्टर होना ज़रूरी है। और इसकी जो पनिशमेंट है वो फाइन है विच एक्सटेंड टू 25 रुपीज़। ऑल रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट शेल बी लेड बिफोर द स्टेट रजिस्ट्रेशन एज सुन एज मे बी आफ्टर दे आर मेड। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन का होगा वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। रजिस्टर जो होगा मैरिज हिंदू मैरिज रजिस्टर शेल ऑल बी रिजनेबल टाइम बी ओपन फॉर द इंस्पेक्शन, कुछ नॉमिनल फीस वगैरह से लेके, तो मतलब एक्सेसिबल है। फिर है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। फिर उन्होंने ये भी साइड बाय साइड ये भी कह दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि मैरिज को कंपलसरी रजिस्टर किया जाए, और अगर लैक करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज तो वो किसी भी तरीके से मैरिज की वैलिडिटी पर क्वेश्चन मार्क रेज करेगी। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग में जो केस लॉ है वो है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, जिसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात की गई है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मैरिज के ऊपर। फिर हम बात करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ ए कंजुगल राइट एंड जुडिशियल सेपरेशन पर। हम इसमें सेक्शन 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ ए कंजुगल राइट। ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ ए कंजुगल राइट क्या है, एक राइट है कि जो वैवाहिक संबंध है उनको पुनः स्थापित किया जाए। ठीक है, रेस्टिट्यूशन की ओरिजिनल फॉर्म में जो फॉर्म है
एट द टाइम ऑफ मैरिज, वैसे ही उसको एक स्टेटस प्रोवाइड करना और स्टेबिलिटी लाना मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, ये एक दोनों पार्टीज़ को राइट देते हैं, कंजुगल राइट्स दोनों के लिए ही अवेलेबल है और दोनों के अगेंस्ट भी है कि व्हेन द इधर पार्टी द हस्बैंड और द वाइफ विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर एग्रीव पार्टी में अप्लाई। ठीक है, जो व्यक्ति पीड़ित है वो अप्लाई कर सकती है बाय पिटिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहाँ पे करेगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि जुरिडिक्शन ऑफ मैरिज का जो जुरिडिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहता है। फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ ए कंजुगल राइट एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटिशन एंड दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड वाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड मे डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ ए कंजुगल राइट अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस तरीके से ये कंजुगेट राइट की रेमेडी अवेलेबल है दोनों पार्टी में से जो भी एग्रीव्ड है विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉ कर देगा सोसाइटी को। और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल होगी? ये फाइल होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, और मैरिटल ऑब्लिगेशन में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, ठीक है, जो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठा है, क्या ये जो सेक्शन 9 है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, या फिर ये एक जो फ्रीडम रहती है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है, राइट टू, जैसे फ्रीडम ऑफ लिबर्टी की उसकी बात करते हैं हम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, क्या उसके अगेंस्ट में है या कैसे है? तो इन पे भी बहुत सारे केसेस लॉ रेज हुए हैं, जो टी सरिता है, सरोज रानी, सुदर्शन कुमार, तो आप इन जजमेंट के थ्रू भी आप देख सकते हैं। मेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की कोई बोलता है कि भाई जो वीमेंस को कंपेल नहीं किया जा सकता, कि जो आर्बिट्ररी एक्ट कर रहा है या फिर क्रूएल बिहेव कर रहा है तो उसके साथ फोर्सफुली रहने के लिए मजबूर करना, इट्स नॉट ए गुड लॉ और गुड प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ बोलते हैं कि नहीं इसका मेन पर्पज़ तो यही है कि जो कि सेक्रेड इंस्टीट्यूट माना जाता है मैरिज को, और इस इंस्टीट्यूट को सेफ प्रिजर्व करने के लिए ये असेंशियल प्रोविज़न है। ठीक है, तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट आप देखने को मिल सकते हैं इस लॉ से रिगार्डिंग। तो हम फटाफट से आगे भागते हैं जुडिशियल सेपरेशन की तरफ। जुडिशियल सेपरेशन में क्या है? ये है सेक्शन 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। ये बात करता है इधर पार्टी टू द मैरिज वेदर सोलमनाइज बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे प्रेजेंट ए पिटिशन प्रेइंग फॉर ए डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, कोई भी पार्टी जो है डिक्री प्रे कर सकता है किस चीज़ के लिए? डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13 क्लोज 1। अगर जो 13 क्लोज 1 के अंदर जो ग्राउंड हैं, डाइवोर्स के ग्राउंड हैं, उनके ऊपर उनमें से कोई भी पॉइंट लेकर इन द केस ऑफ वाइफ आल्सो ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड, क्योंकि वाइफ का जो स्पेसिफिक जो वाइफ को दिए गए हैं ग्राउंड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, वाइफ को जो ग्राउंड है डाइवोर्स के वो है 4, जो सेक्शन 13 के सेक्शन 13 क्लोज 2 में दिए गए हैं 4 स्पेसिफिक ग्राउंड, और जो सेक्शन 13 क्लोज A में है वो है कॉमन ग्राउंड। ठीक है, कॉमन ग्राउंड भी है, और जो स्पेसिफिकली वुमेन को दिए गए, वाइफ को दिए गए हैं, उन ग्राउंड के तहत इन दोनों को मिलाकर जो 13 क्लोज A और 13 क्लोज 2 के जो ग्राउंड है उनको को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वाइफ भी फाइल कर सकती हैं एज ए ग्राउंड ऑन विच ए पिटिशन फॉर डाइवोर्स माइट हैव बीन प्रेजेंटेड। ठीक है, सेकेंड जो इसका सेक्शन 10 का क्लोज 2 है, वेयर डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन पास्ड इट शेल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पिटिशनर टू कोहैबिट। ठीक है, जो जुडिशियल सेपरेशन की अगर डिक्री की हम बात करते हैं, जो पार्टी है उनके ऊपर इट इज़ नॉट नेसेसरी और ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें, बट द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाय द पिटिशन ऑफ ईदर पार्टी एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटिशन resigns the decree if it considered it just and reasonable to do। अगर मान लीजिए जाए हीट एंड पैशन में उन्होंने मूव कर दी ये जो डिग्री है जुडिशियल सेपरेशन की, और जब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इट्स अ वेरी माइन्यूट थिंग, ट्रिवियल थिंग्स, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पास सच जुडिशियल डिग्री, क्योंकि वही रिएटरेशन है कि मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है बड़ा एक बेहद नाजुक रहता है और इसको प्रिजर्व करने का दायित्व है कोर्ट के ऊपर। तो इस तरीके से बात हो गई। फिर हम बात करते हैं इसमें केस लॉ भी है, जैसे डाइजेशन का है।
डेजर्शन, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन डेजर्शन से रिलेटेड तो है, डेजर्शन से भी रिलेटेड है, कोरिलेटिव से भी रिलेटेड है, क्योंकि उसने बोला है कि 13 क्लोज ए के जितने भी ग्राउंड है, 13 क्लोज 2 के जितने ग्राउंड हो, वो सब के बेसिस पे जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। फिर बिपिन चंद्रा और प्रभावती का जो केस है वो डील करता है डेजर्शन से, ये याद रखना, ठीक है। और एनिमस डेजर्टी, इंटेंशन टू डेजर्ट होना चाहिए। फिर एक इंटेंशन ये भी होना चाहिए कि इन नॉट हैविंग एन इंटेंशन टू रिटर्न इन दैट रिलेशनशिप और इन दैट मैरिटल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और फिर अब हम बात करेंगे सेक्शन 11 की, जो वॉइड मैरिजेज की बात करता है। सेक्शन 11 बात करता है वॉइड मैरिजेज की। एनी मैरिज सोलमनाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल बी नल एंड वॉइड, कब नल और वाइड हो जाएगी, एंड मे ऑन अ पिटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर पार्टी देयर टू, कोई भी पार्टी पिटिशन प्रेजेंट कर सकती है अगेंस्ट द अदर पार्टी, टू बी डिक्लेयर्ड बाय डिग्री ऑफ पेनल्टी इफ इट कंट्रावेन एनी of one of the essential condition violative of any essential condition of section 5 का जो सेक्शन 5 का जो फर्स्ट है, जैसे कि स्पाउस लिविंग है बाइगेमी के बेसिस पे, या फिर बात करते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशन में आ रहा है, या फिर स्पिंडा रिलेशन में आ रहा है। बाइगेमी, स्पिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशंस में अगर इन कंडीशन को वोलेट करता है तो आंख बंद करके मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करना है, सेक्शन 11 का काम है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 वॉइडेबिलिटी की बात करता है। वॉइडेबल मैरिज कैसे होगी? एनी मैरिज सोलमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल बी वॉइडेबल एंड मे बी एनुल्ड बाय अ डिग्री ऑफ नल्टी ओन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कौन कौन से हैं ये ग्राउंड्स? ये 4 ग्राउंड दिए गए हैं सेक्शन 12 के अंदर। फर्स्ट ग्राउंड तो ये है भाई कि इम्पोर्टेंसी ऑफ रिस्पोंडेंट, अगर रिस्पोंडेंट इम्पोर्टेंस है, ठीक है, मेंटल और फिजिकल दोनों भी हो सकता है, टू कंज्यूमेट ओइंग टू द इम्पोर्टेंसी। बी बात करता है मैरिज इज कंट्रावेंट द कंडीशंस ऑफ स्पेसिफाइड, जो चाइल्ड मैरिज की बात करता है। 5 जो सेक्शन 5 का क्लोज 2 है, सेक्शन 5 का क्लोज 2 जो बात करता है अनसाउंडनेस की, अगर कैपेबल नॉट गिविंग टू कंसेंट, ठीक है, और अगर कंसेंट दे भी देता है तो रिकरेंट अटैक और सब कुछ ऐसे ऐसे कुछ है, इनकेपेबल टू प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन से, अगर ऐसा है सब्जेक्ट टू सच डिस्क्वालिफिकेशन तो भी मैरिज वॉइडेबल होगी। फिर सेक्शन 12 का सी जो बात करता है वो बात करता है द कंसेंट ऑफ पिटिशनर और वेयर द कंसेंट ऑफ द गार्डियन इन मैरिज ऑफ द पिटिशनर्स वॉज रिक्वायर्ड, जो कि सेक्शन 6 का हमने बात की थी ना, कंसेंट ऑफ द गार्डियन, दैट वॉज रिपील्ड नाउ, it is repealed now and stood immediately before the commencement of the child marriage restraint act. The consent of such guardian was obtained by force, अगर कंसेंट ऑफ सच गार्डियन बाय फोर्स थी या फ्रॉड कैसे भी ऑब्टेन किया गया है, या फिर कुछ जो मैरिज नेचर ऑफ द सेरेमनीज और एज द मटेरियल फैक्टर सर्कमस्टेंस कंसिडरिंग द रिस्पोंडेंट, जो सेक्शन 12 का डी क्लोज है वो बात करता है अगर एट द टाइम ऑफ द मैरिज अगर प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन, देन द पिटिशनर्स फाइल कर सकता है। वॉइडेबिलिटी का जो ग्राउंड रहेगा, क्योंकि जो सेक्शन बात करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हमने वॉइडेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा है, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। जो ऑप्शन दिया जाता है, एग्रीड पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है, अगर उसकी कंसेंट फ्री नहीं है तो भी वॉइडेबल रहता है, और ये डिफिनेशन दी गई है जहाँ तक मुझे याद है सेक्शन 2 क्लोज एच, सेक्शन 2 क्लोज ABCDE एफ में जी में तो वर्ड एच के अंदर है एनफोर्सेबल, GABCDEFGHI में है वर्डेबिलिटी का कंसेप्ट, और IFGHIJ के अंदर है वो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वर्ड, ठीक है। तो सेक्शन 12 में हमने बात कर ली वर्डेबल मैरिजेस की। सेक्शन 13 जो बात करता है ग्राउंड दिए गए हैं डाइवोर्स के, ठीक है, ये आप देख लेना। इसमें ग्राउंड मैं फटाफट से बता देती हूँ। जो सेक्शन 13 का जो क्लोज ए है उसके अंदर स्पेसिफिकली कितने ग्राउंड दिए गए हैं, इसमें दिए गए हैं 8 ग्राउंड्स, ठीक है, 8 ग्राउंड दिए गए हैं, और जिसके अंदर से लेपर्सी का जो ग्राउंड है 2019 में डिलीट कर दिया गया है,
यस 2019 के अंदर ये ओमिट कर दिया गया है लेप्रोसी का ग्राउंड। ठीक है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैसे गिनती करेंगे तो इसमें 9 ग्राउंड है। और वैसे क्लोज वाइज हम देखें कि क्योंकि जो सेक्शन 13 क्लोज ए का सब क्लोज आई है, आई ए है, आई बी है, तो उनको मिलाकर देखा जाए तो 9 ग्राउंड बनते हैं सेक्शन 13 क्लोज 1 के। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 13 क्लोज 1 में कितने ग्राउंड है, तो इसमें 9 ग्राउंड थे। अभी इसमें से एक ग्राउंड डिलीट कर दिया गया है जो कि लेप्रोसी वाला था। फर्स्ट जो ग्राउंड है वो है, अगर इसमें क्या है, सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अदर पर्सन किया गया है। ठीक है, वॉलंटरी सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन। ठीक है, और जो सेकंड का इसका नेक्स्ट क्लोज है वो बात करता है क्रूएलिटी की गई है, या फिर डेजर्ट किया गया है, या फिर सीज टू बी हिंदू है, फिर या अनसाउंड ऑफ माइंड है। ठीक है, या फिर सफरिंग फ्रॉम द एनी वनरल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज, रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजन्स ऑर्डर और हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ अलाइव फॉर द, जैसे सिविल डेथ होती है, सिविल डेथ जैसे सेक्शन 107 और 8 में कंफ्यूज रहती हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट का देख लेना भाई। आई थिंक 108 है जो सिविल डेथ होती है, अगर उस तरीके से भी कोई है तो भी ग्राउंड बन जाता है। फिर है जो सेक्शन 13 क्लोज 2 है, वो है वुमेंस के लिए दिए गए ग्राउंड है, जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ये है ठीक है, इसमें यह है कि अगर बायगेमी की गई है तो उसका ग्राउंड है, अगर हस्बैंड किसी भी तरीके से गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी के अपराध में संलिप्त पाया गया है तब भी है, या फिर मेंटेनेंस फेलियर टू पे द मेंटेनेंस है तो वो भी डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। और एनी मैरिज कंज्यूमेटेड सोलमनाइज्ड अटेन द एज ऑफ 15 ईयर। ठीक है, अगर चाइल्ड मैरिज किया गया था, ठीक है, अटेन्ड बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर एंड शी हैज़, जैसे ख्यारुल बुल्ग है मुस्लिम मॉरिज में, मुस्लिम लॉ में, तो इसी तरीके से रेपुटेशन ऑफ द मैरिज आफ्टर अटेनिंग द एज बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से वुमेन को भी ग्राउंड दिए गए हैं। और फिर उसके बाद है कि जो टाइम पीरियड है वो बात करता है 13 क्लोज, जो 13 का 1A कैपिटल है। ठीक है, इधर पार्टी मैरिज वेदर सोलमनाइज बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे आल्सो प्रेजेंट ए पिटिशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बाय डिग्री ऑफ डाइवर्स ऑन द ग्राउंड दैट द देर इज नो रिजम्पशन ऑफ द कोहेबिटेशन, वहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है कोहेबिटेशन होने की। ठीक है, और देर इज नो रेस्टिट्यूशन ऑफ ए कंजुगल राइट, कितने समय के लिए, ये है 1 ईयर के लिए। ठीक है, अगर 1 साल तक कोई भी कंजुमेशन नहीं हुआ या कोहेबिटेशन नहीं हुआ तो फिर भाई ऑब्वियस है कि डाइवोर्स की डिग्री मूव ही होगी ना। फिर है 13 क्लोज ए, 13 का जो ए है कैपिटल वो है अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग में, अल्टरनेटिव रिलीफ क्या रहेंगे। फिर 13 बी में बात करते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स कैसे होगा। ठीक है, सेक्शन 14 बात करता है नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर, ये बार लगाता है कि अगर शादी हुई है और शादी का 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ तो उस सेंस में ये डाइवोर्स की पिटिशन प्रेजेंट नहीं कर सकते, बट देर इज़ एन एक्सेप्शन, सो ऑलवेज देर इज़ एन एक्सेप्शन इन द लॉ। ठीक है, अगर कोई बिल्कुल ही इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है या फिर नहीं रह सकते भाई, कोहैबिट करना ही मुश्किल है, तो उन कंडीशन में ले सकते हैं। सेक्शन 15 बात करते हैं डाइवर्स पर्सन्स व्हेन मे मैरी अगेन, कब मैरिज कर सकते हैं, या अपील, डाइवर्स पास हो गया और दूसरी पार्टी ने अपील का राइट था तो अपील के होने तक, अपील के डिस्पोज ऑफ होने तक, या फिर अपील का जो टाइम पीरियड था लैप्स हो गया तो उस कंडीशन में वो दूसरा पार्टी मैरिज कर सकता है। सेक्शन 16 बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, ये बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन द वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज की। ठीक है, जो बच्चे हैं वो कब कब लेजिटिमेसी और इन सब चक्करों में शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर है जो सेक्शन 17 बात करता है पनिशमेंट ऑफ मैरिज, सेक्शन 17 बात करता है 17 किस चीज़ की बात करता है, ये बायगेमी की बात करता है। बायगेमी में पनिशमेंट कौन से में दी गई है, सेक्शन 17 में दी गई है। अगर ठीक है, और ये बायगेमी सेक्शन 494 495 किस में, आईपीसी के 494 495 में, तो उसकी बात करता है। और सेक्शन 18 बात करता है, सेक्शन 18 किस चीज़ की बात करता है, सेक्शन 18 बात करता है अगर जो 5 के, जो सेक्शन 5 है ना, सेक्शन 5 का कौन सा क्लोज, 4th क्लोज,
और फिफ्थ क्लोज, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ क्लोज को अगर वॉयलेट करता है, एक किस चीज़ से डील करता है, एक स्पिंडा से रिलेटेड है, स्पिंडा से रिलेटेड है, ठीक है, और एक है प्रोहिबिटेड रिलेशन से, प्रोहिबिटेड रिलेशन। अगर इन दोनों में से बात करता है तो होगी इसकी पनिशमेंट 18 के बी के अंदर, 18 के बी के अंदर। अगर चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो उसकी पनिशमेंट दी गई है 18 के ए के अंदर, ठीक है। चाइल्ड मैरिज की पनिशमेंट 18 के ए के अंदर है, और स्पिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशन की पनिशमेंट है बी के अंदर। तो टिल नाउ आई होप यू गेट द एवरीथिंग, क्योंकि बहुत फास्ट मैंने किया है। तो आगे के सेक्शन हम कंटिन्यू करेंगे। अगर कमेंट बॉक्स में अगर आप फीडबैक दे सके तो दे दीजिएगा, और अगर कंटिन्यू चाहते हैं कि इस पे लेक्चर लिया जाए तो वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।